आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। बिहार विधानसभा चुनाव में अब काफी कम वक्त बचा हुआ है और लगातार चुनाव को लेकर हम सर के साथ चर्चा भी कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार क्या कुछ विशेष मुद्दे रहने वाले हैं। इसके साथ ही जिस तरीके से सीट बंटवारे को लेकर लगातार पेच फंसता दिख रहा है, इस बार सीटों का बंटवारा आसानी से गठबंधन के अंदर जो है वो कैसे होगा, इसी पे आज हम बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार संजीव कुमार हैं। सर, विधानसभा का चुनाव अब काफ़ी नज़दीक है और ऐसे में किन किन मुद्दों पे इस बार जो है वो चुनाव हो सकता है? देखिए, दो बातें हैं। एक तो प्रमुखता से विकास की बात होगी, लॉ एंड ऑर्डर की बात होगी, और एक जो नया मुद्दा है वो है आपको जातीय जनगणना को लेकर के बात होगी। 2-3 दिनों से जो एक मुद्दा उछल रहा है, लालू जी चूँकि बिहार की राजनीति के केंद्र रहे हैं और वो अपनी कामयाबियों को बताते हैं और विपक्ष उनकी नाकामियों को हाईलाइट करके चुनाव को जीतता रहा है अब तक। तो अभी जिस प्रकार का तेज प्रताप का जो प्रकरण चल रहा है, मुझे लगता है कि वो भी आगामी चुनाव में एक मुद्दा रहेगा। तो ये कुछ एक प्रमुख मुद्दे रहेंगे। विकास की अगर बात आप करेंगी तो बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट हुआ है, सड़कें बनी हैं, बिजली की व्यवस्था अच्छी हुई है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हुआ है, तो इन सब चीज़, फ्लाईओवर्स बहुत सारे बने हैं, यानी सड़कों का जो ढांचागत विकास जिसको आप कहें, वो विकास एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। सत्ता पक्ष यानी एनडीए अपनी कामयाबियों को बताएगा, क्योंकि लोगों ने वो दौर देखा है। हालांकि बताना तो ये लोग बताते ही रहेंगे कि किस प्रकार उस समय की सड़कें थी, यहाँ से जाना कितना दूभर हुआ करता था। और दूसरा जो विषय आएगा, ये इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के भी आएगा कि किस प्रकार स्वास्थ्य सेवाएं लचर थीं, कोई जाना नहीं चाहता था, क्योंकि स्वाभाविक रूप से अगर किसी के कहीं पोस्टिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो अच्छे डॉक्टर गांव में नहीं जाते थे। लेकिन अब इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के कारण डॉक्टर लोग आने जाने लगे हैं, जहाँ भी शहरों से वो जाते हैं और अपनी ड्यूटी करके आ जाते हैं। तो ये एक डेवलपमेंट है। तीसरा एक जो प्रमुख एनडीए जो बताएगा वो है शिक्षा को लेकर के बताएगा कि कैसे शिक्षा का विकास हुआ है। ठीक है कि उसमें बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन शिक्षा को लेकर के कम से कम हर जगह स्कूल खुल गए हैं, बच्चों का एनरोलमेंट हो रहा है, बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ ये भी हुआ था कि बच्चे वहाँ पे लाभ लेने के लिए एडमिशन लेते थे और कहते हैं कि वो प्राइवेट स्कूल में शिक्षा पाते थे, लेकिन उस पर भी रोक लगी है। और स्वाभाविक रूप से जो अभी ये आधार कार्ड को लेकर के जो मामला आया, कई लाख बच्चों का वहाँ से नामांकन उनका सीधे कह दिया गया, या तो आप प्राइवेट स्कूल में पढ़िए या फिर सरकारी स्कूल में पढ़िए। तो उसको लेकर के भी थोड़ा स्ट्रीमिंग हुई है। हाँ, कुछ कमियां हैं, जैसे मिड डे मील को लेकर के काफ़ी बवाल है। वो एक प्रकार से बिहार के लिए सारे शिक्षकों के लिए परेशानी का भी कारण है, और उसकी जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी नहीं है, इसे मानना चाहिए। और कुछ कमियां भी रही हैं शिक्षकों की गुणवत्ता को लेकर के, शिक्षक किस प्रकार पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ शिक्षकों ने अच्छा प्रयोग किया है, वो भी प्रशंसनीय है। तो ये सब कुछ मुझे लगता है कि एक अच्छा है। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट पहलू है कि अब गाँवों में भी बिजली रहती है। आप भी महसूस करती होंगी, हम सब लोग गाँव से जुड़े हैं, कि वहाँ गाँव में भी अब रात में बिजली रहती है। एक सर्टेन 2-3 घंटे के लिए कटी तो कटी, अदरवाइज़ बिजली रहती है। और गाँव में भी आप देखेंगी कि गाँव में भी लोग फ्रिज रख रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, एसी गांव में। अब तो शादियां जो गांव में हो रही है, वहाँ भी लोग शादी में एसी गिफ्ट कर रहे हैं। पहले इसका कोई मतलब नहीं होता था, लोग तार काट करके ले जाते थे। तो ये जो विकास लोगों की नज़र में आया है वो लोग महसूस कर रहे हैं। विपक्ष जो है वो चाहे तो इस मुद्दे को थोड़ा पलट करके रखे, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर वो बात करे, लालू जी और राजद जो है, राजद और जो महागठबंधन है, अगर वो बात करे कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लाभ किसको हुआ है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाभ हो रहा है, गांव में कोका कोला पहुंच रहा है आसानी से, कि किसानों के प्रोडक्ट बहुत बाहर जा रहे हैं। तो ये विकास का जो मुद्दा है, ये विकास के मुद्दे को लेकर के अगर विपक्ष घेरे तो मुझे लगता है कि उसे कुछ कामयाबी मिलेगी। अगर वो कहे कि नहीं, सड़कें मैंने भी बनवाई है, सड़कें इन्होंने बनवाई, तो उसमें आप एक अपर हैंड दे देंगे एनडीए को। तो मुझे लगता है कि विकास के मुद्दे पे थोड़ा सा इस प्रकार को राजद यानी महागठबंधन को लेना चाहिए। सर, इस समय लूट और अपराध के मामले काफ़ी अधिक बढ़े हुए हैं। लगातार
नीतीश सरकार जो है वो जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती है, सुशासन के नाम से जाने जाते थे, लेकिन इस समय जो स्थितियां हैं बिहार में, क्या लगता है इसका भी असर चुनाव पे पड़ेगा? अब विपक्ष इसको किस प्रकार से लेता है, क्योंकि विपक्ष ये सत्ता पक्ष ये दिखाएगा कि उस समय किस प्रकार की गुंडागर्दी होती थी, सत्ता पक्ष के द्वारा संगठित अपराध होते थे, ये एनडीए वाले लोग मुद्दा उछाल अपराध तो अभी भी हो रहे हैं अपराध, लेकिन अब तो सत्ता पक्ष जो विपक्ष है उसको ना बताना पड़ेगा कि अपराध अभी कैसे हो रहा है। ठीक है कि संगठित अपराध वो बीते दिनों की बात है, अभी भी अपराध उसी प्रकार के क्राइम आप देखिए, सरेआम बोरिंग रोड में गोलीबारी होती है, मेरीन जिसको आप गंगा ड्राइव वे है, जिसको लोग बोलचाल की भाषा में मरीन ड्राइव कहते हैं, वहाँ रिवॉल्वर चमकाए जाते हैं। ड्रग्स का एक बड़ा कारोबार बिहार में बढ़ा है। विपक्ष चाहे तो इस मुद्दे को लेकर के कि शराबबंदी तो हुई है लेकिन ड्रग्स और गांजा की खपत कितनी बढ़ी है, इसको लेकर के भी विपक्ष चाहे तो घेर सकता है। जातिगत जनगणना इस बार कितना असर करेगा चुनाव में? देखिए, जातिगत जनगणना ठीक है कि लालू जी ने बार बार ये मुहिम चलाई, लालू जी मतलब राजद ने मुहिम चलाई है, लेकिन अब सबसे पहले डिमांड तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मैंने किया था, और इसको मुहर लगाई है केंद्र में मोदी जी की सरकार ने, बीजेपी ने लगाई है। तो अब देखना मुद्दा तो प्रमुख रहेगा ही, लेकिन अब ये है क्या कि जनता किसके नाम पर मुहर लगाती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। सर, इसमें आप जातिगत जनगणना की जो हम लोग बात कर रहे हैं, पहले जब बीजेपी इस जातिगत जनगणना को जब लेकर चीज़ों को बताती थी तो कहती थी कि बटोगे तो कटोगे, जो करेगा जाति की बात उसको मारेंगे हम लात, ऐसा बयान जो है वो आते थे। तो आखिरकार चुनाव से पहले भाजपा किस तरीके से जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लेती है? क्या ये चुनावी एजेंडे ही है या फिर नहीं? जातिगत जनगणना की जो बात है ना, जातिगत जनगणना किन मुद्दों पर हो रहा है, मतलब बीजेपी का जो उनके नेताओं से जो मेरी बात होती थी, उनका कहना था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन जातीय उन्माद इसके कारण नहीं फैलना चाहिए, यानी कि जातिगत हिंसा नहीं होनी चाहिए इस बात को लेकर के, क्योंकि सबका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ये सत्ता पक्ष ये बार बार कहता रहा है कि जातीय, खास करके बीजेपी ये कहती रही है कि जातिगत जनगणना हो जाए, तो जातिगत जनगणना का उन्होंने कभी विरोध नहीं किया है। हाँ, उन्होंने ये कहा है कि जातीय उन्माद नहीं होना चाहिए। तो इस बार पलायन कितना बड़ा मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि सभी पार्टियां पक्ष हो विपक्ष हो या फिर तीसरी पार्टी जनसुराज जो है वो लगातार पलायन का मुद्दा उठा रही है। अब पलायन का मुद्दा आप किस प्रकार उठाते हैं ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पलायन बिहार से रुका नहीं है, ये इसे स्वीकार करना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज खुल गए हैं, इंजीनियरिंग टेक्निकल कॉलेजेस खुल गए हैं, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यहाँ नहीं है। आज भी पटना विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, वो गौरव हासिल नहीं हुआ है। अब इन किन कारणों से हुआ है? आज भी जो प्रतिभावान छात्र हैं वो बिहार से पलायन करके दिल्ली और बाकी स्थानों पर जा रहे हैं। खास करके उसी तरह जो इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो इंजीनियरिंग में कैसा है, यहाँ पे जो कॉलेजेस खोले उनको इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? हर जिला में तो आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोल रहे हैं, लेकिन उनकी प्लेसमेंट क्या रहेगी, उनका उपयोग आप कैसे करेंगे, ये तकनीकी शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों का, ये भी तो मुद्दा होना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि विपक्ष को इन सब मुद्दे को बड़े धारदार तरीके से उठाना चाहिए। सर, इस बीच सीट बंटवारे को लेकर भी लगातार चर्चा चल रही है। दोनों गठबंधन के बीच सीटों का समन्वय नहीं बन पा रहा है। एक तरफ बीजेपी और जदयू के बीच समन्वय नहीं बन रहा है, तो वहीं कांग्रेस और राजद में भी खींचतान दिख रही है। कैसे सीटों का बंटवारा सर इस बार होने वाला है? मुझे लगता है कि सीटों के बंटवारे में एनडीए को लेकर के कई दौर की बातें हो चुकी हैं, और कांग्रेस और राजद को लेकर के भी कांग्रेस अपनी दावेदारी ज़्यादा बता रही है। तो कांग्रेस का है क्या कि पिछले बार जिस के हिसाब से हमको सीटें मिले, राजद के लोगों का मानना है कि अगर पिछली बार ही सीटें कम इनको दी जाती तो राजद की स्ट्राइकिंग रेट ज़्यादा थी। तो राजद की सबसे बड़ी पार्टी राजद बनकर के पिछली बार आई थी 2020 में। अगर सीटें राजद ज़्यादा लड़ती तो राजद अपने दम पे सरकार बना सकती थी, लेकिन सरकार नहीं बनाई। इसका कारण कोई न कोई है, तो कांग्रेस को ज़्यादा सीटें देनी है। लेकिन कन्हैया आ गए हैं और बाकी कई लोग उसमें प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिले। अब देखना होगा किस प्रकार गठबंधन होता है, और बाकी भी तो सहयोगी दल हैं, उनको आप किस प्रकार माने उसमें समायोजित करते हैं। एनडीए में आप देखेंगे तो जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान हैं, उसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा हैं। ये भी छोटी छोटी पार्टियां, लेकिन उनको भी तो समायोजन कुछ न कुछ सीटें देनी ही पड़ेगी। उसी तरह अगर आप महागठबंधन में देखेंगी तो कांग्रेस और राजद के अलावा भी पार्टियां हैं। मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी है,
फिर रामविलास पासवान का जो लोक जनशक्ति पार्टी है, उसका जो पशुपति पारस का जो खेमा है, वो भी उनके साथ बातचीत अपना चला रहा है। और तीसरा मुद्दा भी है, तीसरा मोर्चा भी सामने आ गया। जनसुराज भी काफ़ी ज़ोर शोर से इस मुद्दे में, क्योंकि उसका ये लिटमस टेस्ट है। जनसुराज को भी पता है कि इस बार उनकी सरकार नहीं बनेगी, आम जनता को भी पता है, लेकिन जनसुराज एक बड़ा गेम कर सकता है, ये लोगों को लगता है। इसी बीच कई लोगों ने भी छोटी छोटी पार्टियां बनाई हैं। अब जैसे कि शिवदीप लांडे ने भी पार्टी बनाई है, पूर्व IPS अफसर रहे, उन्होंने पार्टी बनाई है, वो भी इसमें आ रहे हैं। और कई सारे इस तरह छोटे मोटे हैं। अब इनका कैसे कौन क्या समायोजन करेगा और जनता इन पे कितना भरोसा करेगी, ये देखना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार सीधे सीधे चुनाव जो होगा वो अच्छा, महागठबंधन में 2-3 और भी कम्युनिस्ट पार्टियाँ भी हैं, CPI है, माले है, CPM है। माले उसमें एक बड़ा धड़ा है, वो भी डिमांड करेगा, क्योंकि शाहाबाद और पटना से मतलब पाटलिपुत्र विधान संसदीय क्षेत्र से शुरू करें और इधर आप चले जाएं सासाराम तक, तो उसमें उनकी सीटों का क्लेम ज़्यादा रहेगा। तो ये तो बैठ कर के वो लोग आपस में तय करेंगे। देखिए, विधानसभा चुनाव में अब काफी कम वक्त बचा हुआ है और लगातार सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी भी कर रही हैं। इस बीच जो है वो सबसे बड़ा सवाल कि बिहार में इस बार चुनाव किन मुद्दों पे होने वाला है, बिहार की जनता किस पे भरोसा करेगी। पार्टियां अपना अपना मुद्दा लेकर जनता के बीच तो जाएंगी, लेकिन इस बार संभावित मुद्दे जो हैं जिस पे हम सर के साथ चर्चा कर रहे थे, इसके साथ ही इस बार के चुनाव में गठबंधन के लोग जो हैं अपने अपने घटक दलों को किस तरीके से सीट बंटवारा में जो है वो सहमति दिलाते हैं, किस तरीके से सीटों के बंटवारे में समन्वय होता है, इसको लेकर बातचीत कर रहे थे। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही हमारे YouTube चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब करके Facebook पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।